अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे और ओरल केयर पे। अच्छा, मेंटल हेल्थ और ओरल केयर वैसे तो बहुत आसान लफ्ज़ों में बोला जाता है, लेकिन उतना ही ये मुश्किल है। मेंटल हेल्थ पे जब बात आती है तो लोग यही समझते हैं कि एक बहुत लग्जरी बीमारी है या फिर टीनेजर्स के अंदर ये बहुत मुब्तला है, बल्कि ऐसा नहीं है। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे जब बात आती है तो देखें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये चार मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको कौन सी है ये बात अभी तो हम जानेंगे। इसी के साथ जब ओरल केयर पे बात आती है तो फिर हम डेली ब्रश तो करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं ये हमें नहीं पता होता। इसी के साथ फ्लॉसिंग के बारे में भी हमें नहीं पता होता। अच्छा, जब दांत में बहुत एक्सट्रीम दर्द हो रहा होता है, जब बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है, तभी हमें डेंटिस्ट याद आते हैं, वरना उससे पहले हमें डेंटिस्ट याद आते भी नहीं है। उससे पहले या तो कोई पेन किलर होता है या तो बस कोई आयुर्वेदिक या तो किसी न किसी तरीके से हम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं और उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे दोनों भाई हैं। जब भी कोई मुश्किल मुझे पेश आती है इनके डोमेन्स के हिसाब से तो फिर मैं इन्हीं से रीच आउट करता हूँ। रात के 2 बजे भी ये लोग मुझे जो है वो फौरी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ मुझे, बल्कि मैं जिन जिन लोगों को भेज रहा होता हूँ वो सेटिस्फाइड होके ही जाते हैं। एक भाई हैं मेरे डॉक्टर मोहम्मद शेख सऊद साहब, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और एक बहुत बेहतरीन सा इनका क्लिनिक है नाज़िमाबाद के अंदर। और एक जो मेरे दूसरे भाई हैं वो हैं डॉक्टर फयाज़ रसूल साहब, ये एक बहुत बेहतरीन डेंटिस्ट हैं। बरहम डेंटल केयर के नाम से इनका बहुत बेहतरीन से डिफेंस के अंदर क्लिनिक भी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक हैं? सऊद भाई, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। जी शो। अगर हम बात करें स्ट्रेस के बारे में, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये 4 चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम इन चारों चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि क्या सिम्टम्स है और ये टर्म्स है क्या, तो इसके बारे में ज़रा बताएं पहले। मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ ताकि हमारी आवाम को आसानी हो। आपका कल है इम्तहान, चूंकि छोटे बच्चों की हो रही है ना बात, किसी बच्चे का कल एग्जाम है तो एग्जाम से पहले जो सोच होती है, जो मतलब एक टेंशन का सिलसिला होता है, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। लेकिन जब ये टेंशन आपकी बढ़ जाती है ना, तो बच्चा ये हमें बताता है कि उसकी वालदा बताती है कि डॉक्टर साहब जब भी इसका इम्तहान होता है तो इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सही है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसको शिवरिंग शुरू हो जाती है। इट इज कॉल्ड द एंजाइटी। ठीक है। और एग्जाम में वो जाके बैठ गया, सवाल आ गया, वो सवाल आ गया जो उसको नहीं आता था। अब जो कैफियत होगी ना, इट इज कॉल्ड द फ्रस्ट्रेशन। और अगर इम्तहान अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद जो उदासी है, इट इज कॉल्ड द डिप्रेशन। एक और मैंने बहुत अच्छा वो देखा था एड हसन भाई, एक मैंने देखा एक बाप अपने बच्चे के साथ जो है ना वो जा रहा होता है और गलती से क्या होता है कि वो सिग्नल तोड़ देता है। ठीक है। तो उसका बच्चा बाप को बोलता है कि अबू जी आपने तो सिग्नल तोड़ दिया। बोलता है हाँ बेटा, आप ढूंढो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला का है। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले को ढूंढता है और बोलता है कि है ना भाई साहब, मैंने जो है ना वो गलती से सिग्नल तोड़ दिया। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला बड़ा हैरान होता है कि यार वहां तो कोई था नहीं, अगर आपने तोड़ दिया तो आप निकल जाते। कि आपको सिग्नल तोड़ते हुए वहां पे किसी ने देखा, तो उसने बोला हाँ मेरे बच्चे ने मुझे सिग्नल तोड़ते हुए देखा। तो आपका जो ये शो है, हमें हर वो काम करना है। अगर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे वालिदैन, तो बच्चा वही सीखता है और बच्चे के अंदर वही आएगा। और ये बड़ा अहम है कि हम जब पेशेंट देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वही बच्चे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि जिनके वालिदैन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या घर का माहौल ऐसा अगर बना दिया जाए तो फिर बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। सही सही। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमारा जो ऑब्वियसली देसी कल्चर है, बिल्कुल उसके अंदर स्ट्रेस बहुत शदीद होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हम बात करें कि हमारा जो पूरा फैमिली सिस्टम है, या तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वो तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है। तो अगर कोई लड़ाई हो रही होती है, कोई भी ऑब्वियसली पार्टनर्स के अंदर कोई ना कोई नोक झोंक तो रहती है, हर वक्त रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बच्चा बिल्कुल सामने होता है और बच्चा वो चीज को कंज्यूम कर रहा होता है। अच्छा, आपस में आप दोनों की सुलह तो हो जाती है, बट उस बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट असर हो रहा होता है। उसके बारे में जरा बताएं। अगर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप इसको चुपचाप होकर रिजॉल्व कर सकते हैं, कि सोने के बाद रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या ये सही मैं बोल रहा हूं कि बच्चे को इम्पैक्ट होगा और बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाता है? बिल्कुल आपकी बात सही है 100%। और देखिए, अब तो साइंस ने इस बात को भी बताया कि बच्चा माँ के पेट में भी बातें सुन रहा है। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट को कहता हूं कि आपने झगड़ना जो है ना वो बच्चे के सामने नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट में, उस वक्त से आपने इस प्रैक्टिस को अपनाना है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में भी सुन रहा है। वो जो ट्रॉमा है, वो जो चीज़ें आजकल आप देख रहे हैं कि जो है ना डाइवोर्स का रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। मेरे पास जब आते हैं बच्चे या सिंगल मदर या सिंगल जो है वो
आता है फादर और उसके बच्चे को मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रॉमेटाइज होता है। तो बच्चे के सामने वंस अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का हो चुका है काम। अब आपने अपने डिप्रेशन, अपने स्ट्रेस, अपने एंजाइटी को साइड में रखना है। दूसरा, आपने बात की कि है ना फैमिली सिस्टम की, देखिए जब बहुत सारे लोग साथ होते हैं ना तो एक फैक्टर आता है कंपैरिजन का कि यार मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाऊं। एक मेरे पास जो है ना वालदा आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची का जो है ना वो जहन तेज नहीं है, कोई ऐसी दवा दे कि इसका जहन तेज चलना शुरू हो जाए। ठीक है। मैंने कहा आप बेटा ये बताएं कि आपकी क्या लास्ट जो है ना परसेंटेज आई। उसने बोला फर्स्ट ईयर में मेरी 80% आई। तो उसकी वालदा ने कहा हाँ डॉक्टर साहब आपने देखा इसके जो सारे रिश्तेदार हैं मतलब खजन है उसकी 83% आई है और इसकी 80 आई है। तो वो जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है ना कि 80% लाने के बाद भी उस बच्ची के जहन में कि मैं कुछ नहीं, और वो डिप्रेशन वाली सिम्टम, वो एंजाइटी वाली सिम्टम, शिवरिंग, ये आगे जाके बच्चे को और मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरफ लेके जाता है। हम देखते हैं जो जहनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि जो है वो बाइपोलर है, शिजोफ्रेनिया है, ये उन्हीं लोगों को होता है कि जो बच्चों जो है ना बचपन से इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार है। तो हमें बच्चे के लिए बड़ा अहम है, हर चीज सोच के बोलनी है, हर काम जो है वो बहुत सोच समझ के कि यार हमारा बच्चा देख रहा है, सुन रहा है। मैं देखता हूँ कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं अपने दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो अपने छोटे बेटे को साथ ले जाते हैं। अब वो अजीब सी बातें हो रही हैं बेहुदा किस्म की और बोल रहे हैं यार छोटा बच्चा है, इसको आवाज नहीं आ रही है, ये समझ नहीं रहा। बच्चा हर बात समझ रहा है, बच्चा हर बात सुन रहा है और वो बड़ा होने के बाद बताएगा। एक माँ आई और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, कोई इसको मेडिसिन दे। मैंने कहा देखें ये जिद्दी ऐसे नहीं हुआ, जब बच्चे ने ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने वो चीज उसको लाके दे दी। अब बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में क्या आ गया कि मैं जो भी मांगता हूं मेरी वो ख्वाहिश पूरी होती है। अब जब वो बड़ा हो गया तो उसकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो गई। तो अब जब वो ख्वाहिश का इजहार हो रहा है तो जाहिर है आप वो पूरा कर नहीं पा रहे, और जब वो जिद कर रहा है तो आप कह रहे हैं मेरा बच्चा जिद्दी हो गया। तो ये सारे फैक्टर बच्चे को जिद्दी बनाने वाले हम हैं। एक माँ आई मेरे पास, वो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना छालिया खाता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये इतना छोटा बच्चा क्या बाहर से छाली लेके आएगा? नहीं वो हम भी खाते हैं तो ये खा लेता है। मैंने बोला व्हाट, जब आप खुद खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा। एक और कंप्लेन वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। तो मैं छूटते बोलता हूँ कि आप पीते हैं? बोलते हैं हम भी नहीं पीते। तो आप रोल मॉडल हैं, पेरेंट्स आर अ रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। तो अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना होगा, पहले खुद आपको एंजाइटी डिप्रेशन को समझना होगा और इससे निकलना होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की इन एवरी 40 सेकेंड समवन डाई बाय सुसाइड। इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हर 40 सेकंड में एक शख्स की मौत हो रही है सुसाइड की वजह से, और सुसाइड इज द एंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन। और ये एज बताओ एज क्या है? ये 18 से 24 साल के दरमियान लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं हर 40 सेकंड के बाद। यानी कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपैरिजन कि वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, ये जो वालिदैन अपने बच्चे में डाल रहे हैं, ये वो सारी चीजें जो बच्चे को एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। फ्रस्ट्रेशन की एक और एग्जांपल तो आप देखते हैं कि अक्सर ट्रैफिक जाम के अंदर सिग्नल है बंद, लेकिन पीछे से एक बंदा जो है वो हॉर्न बजा रहा है। यार जब सिग्नल बंद है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो आप हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? इट इज कॉल्ड अ फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी हालत का नाम है कि जब आप चाह कर भी कोई काम नहीं कर पाए तो वो जो कैफियत आपके अंदर होती है उसको हम कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। ठीक सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, जब कंपैरिजन की बारे में बात आती है तो ओरल केयर के बारे में भी बात आती है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है ये, तो ऑब्वियसली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेजॉरिटी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो भी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, अगर दांत आगे पीछे हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो फिर कंपैरिजन बहुत होता है। अच्छा, लोग तो कंपेयर कर ही रहे होते हैं बट इंसान खुद भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस उसका जो है वो लो हो जाता है। अच्छा फयाज साहब, आपके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीन क्लाइंट्स आते हैं और उसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट हम इसके बारे में ज़रा देखना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहला जो है वो दांत का जो टीथ है उसका जो असल कलर है वो होता क्या है, पहले तो ये बताएं आप। दांत का असल कलर जो है वो एक डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, मतलब येलोइश वाइट आप कहते हैं, क्योंकि दांत के जो 3 फैक्टर हैं, 3 पार्ट्स जो है, फर्स्ट आता है अंदर जो रूट्स हैं वो रेड होती हैं, उसके बाद जो डेंटिन होता है वो येलो होता है, उसके ऊपर जो एनामल होता है वो वाइट होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, एनामल जो है जो हमें नज़र आता है वो इन सारे कलर्स को झलकने के बाद जो कलर आता है वो आता है। सही। जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनमें डेंटिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उनके दांत येलो होते हैं। ओके। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि जैसे इन्होंने बताया कि दिमाग का स्ट्रेस, नहीं, ऐसा नहीं। दांत के ऊपर जो स्ट्रेस होता है, मतलब दांत को जैसे
बहुत ज़्यादा पीस रहे हैं, ठीक है। या दांत को हम जो है वो वायर्स के थ्रू, ब्रेसेस के थ्रू आगे पीछे कर रहे हैं, अलाइनर्स के थ्रू, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना बहुत ज़्यादा, उसमें जो है वो दांत येलो हो जाते हैं। ठीक है। या ब्रश बहुत जोर जोर से कर रहे हैं, पेशेंट बोल रहा है कि मैं जितना जोर से साफ करूंगा ना अंदर से जो ना वाइट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि दीवार थोड़ी है कि रगड़ते रहो अंदर से वाइट निकलेगा। तो वो जितना रगड़ते हैं उतना येलो होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके पास माशाल्लाह से ब्रश भी है और मॉडल टीथ भी है, तो अगर आप ब्रश के बारे में जरा बता सकें। अब इसमें जैसे बताया है कि वाइट टीथ में वाइट नहीं होते हैं, येलोइश वाइट होते हैं। जी आप पूछें क्या? जी, मैं मतलब यही फरमा रहा था मैं कि किस तरह से ब्रश किया जाए, जिस तरह से आप बोले ना कि दीवार थोड़ी है कि पेंट होता रहेगा, तो जी। फिर अगर ब्रश करने का सही तरीका बताया जाए तो फिर क्या होगा? ब्रश करने का सही तरीका ये होता है कि हमने जो है वो ब्रश को इस तरीके से करना होता है कि ना हमारे जो गम्स हैं वो ट्रॉमेटाइज हो, ठीक है, और ना हमारी जो टूथ है वो ट्रॉमेटाइज हो। सही है। सही है। उसका तरीका ये होता है कि आपने जो है वो राउंड मूवमेंट में ठीक है, वाइब्रेट करके इसको दांतों के बीच में जो जगह होती है उसमें हमें अंदर पुश करना है, ठीक है। ताकि अंदर से खाना निकले। और ये हमारा तरीकेकार होता है। इसी तरीके से आराम आराम से। आराम आराम से हमें जो है वो बूट पॉलिश नहीं करने, ठीक है, अंदर से भी करना है ब्रश, और जबान को भी करना है, और जो ये बकल साइड होती है इसको भी करना होता है। ठीक है, सही। इस तरीके से हमने ब्रश करना होता है और स्लो स्लो, ताकि दांतों के बीच से जो खाना वगैरह फूड पार्टिकल है वो निकल जाए। सही है। हमें टंग को भी करना है, दांत के अंदर साइड पर वो भी करना है, और साल में एक दफ़ा जो है वो चेकअप और क्लीनिंग वो लाजमी है। ठीक है। अच्छा, ब्रश के बारे में बात हो ही रही, तो ब्रश किस वक्त करना बहुत बेहतरीन है? रात के टाइम पर, ठीक है, सोने से पहले, जब आपने सब कुछ खाना वाना अपना ख़त्म कर दिया, मतलब मीठा भी हो गया, इसमें आपने दूध भी पी लिया, उसके बाद आपने एक दफ़ा जो है ब्रश कर लिया, उसके बाद आपने जो है वो कुछ भी खाना वो पीना, लास्ट एक्टिविटी है आपकी। वो लास्ट एक्टिविटी। ठीक है। और सुबह नाश्ते के बाद, अच्छा, जब नाश्ते आप के बाद। रात को, जी, जब रात को आप जो है वो ब्रश करके सो जाते हैं, तो सुबह सिर्फ आप खाली पानी से जो है वो रिंस कर लें। जब ठीक आप रिंस कर लेते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस जो है वो महसूस होती है। तो आप नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद फिर ब्रश करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मसला होता है जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर कहा था, जब दांत में बहुत शदीद तकलीफ हो रही होती है ना, माइल्ड पेन भी नहीं, बहुत दांतों में तकलीफ हो रही होती, तभी हमें डेंटिस्ट याद आता है। तो आपके हिसाब से, आपके लिहाज से, हम किस उम्र में बच्चे को लेके जाएं डेंटिस्ट के पास, ताकि वो माहौल भी समझे, वो देखे भी, वो सीखे भी, और वो ऑब्वियसली ये समझने की भी कोशिश करे कि मेरे जो दांत हैं, जो डेंटल है, जो मेरा ओरल हेल्थ है, उसकी भी केयर की ज़रूरत है। रेगुलर चेकअप के लिए जब भी है, तब बच्चे को 3 साल से जो है वो आदत डालें कि वो डेंटिस्ट को अपना दोस्त समझें। ओके। हाँ, ट्रीटमेंट जब आपका हो रहा हो, जैसे कोई एक्सट्रैक्शन है या रूट कैनाल है, कोई बड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है, तब आप बच्चे को अपने साथ ना लेकर आए। बच्चे को ट्रॉमा बैठ जाता है कि हमने माँ बाप को देखा था, मदर को देखा था कि वो चीख रही थी, या उनको पेन हो रहा था, या ऐसा हो रहा था, तो उस वक्त नहीं। बाकी बच्चे को जब भी कोई हो, आप 3 साल से उनको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर आए। पहले उनसे, डॉक्टर को उनका दोस्त बनना चाहिए। पहले हल्की फुल्की जो है वो बातचीत हो, चेकअप करें, पिक्चर्स ले लें, उसके बाद हल्की फुल्की कोई फिलिंग हो गई वो कर लें, उसके बाद जो है अगर वो रूट कैनाल भी करना होगा बच्चों का तो वो भी हो जाएगा। पल्पेक्टमी वगैरह सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बट बच्चे की इंटरेक्शन जो है वो डॉक्टर के साथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर कैविटीज़ बहुत होती है, क्योंकि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स यही बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इसके बारे में हम किस तरह से कैविटीज़ से अवॉइड कर सकते हैं बच्चों को? डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे बच्चे को मीठा जो है वो दें जो अल्लाह ने बनाया मीठा, जैसे शहद, दूध में जो है वो चीनी की जगह पर शहद हो। ठीक है। या फिर जो है वो उसको डाइट मॉडिफिकेशन करें। वैसे तो मीठा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। बच्चों में ज़्यादातर केरीज सामने वाले दांतों में, ओके, ऊपर वाले दांतों में होती है बॉटल केरी सिंड्रोम जो है। बच्चों में यही होता है कि नीचे वाले दांत जो जबान के नीचे आ जाते हैं तो वो बच जाते हैं। जो ऊपर वाले सामने वाले दांत होते हैं वो सारे, उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ होता है, उनका जो है वो सामने जो है ना, और उसके बाद ब्रश भी नहीं होता। ब्रश बच्चों में आदत बचपन से डालें। बच्चों में केरीज इतनी जल्दी नहीं लगती है, इट टेक्स टाइम।
उनके जो शुरू के जो 10 दांत होते हैं, नीचे के 10, ऊपर के 20 दांत होते हैं, शुरू में आते हैं। तो वो 5.5 साल की उम्र के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे की हैबिट है कि वो ब्रश कर रहा है, 3 साल में उसके माँ बाप उसको ब्रश करवा रहे हैं। 3 साल की उम्र में यानी कि ब्रश करवाना चाहिए। 3 साल के क्या, जैसे बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं तकरीबन 1.25 साल में। अच्छा, हाँ, जैसे वो फूड पे आता है ना, जैसे वो दूध पे होता है, प्यूरी तो उस से वक्त जैसी वो आ गई। हाँ, जैसे जैसे वो उसकी डाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उसके दांत आते जाएंगे। कुछ कुछ बच्चों में जो है वो 6 महीने में आना शुरू हो जाते हैं, 8 महीने में, 1 साल में। जो बच्चे बहुत नदीदे होते हैं ना, जिनको मतलब नीचे उतारा ही नहीं जाता, मतलब वो दूध ही पिएंगे, मतलब उनमें जो है वो मतलब कुछ भी नहीं करना, तो उनमें इरेप्शन जो होती है वो लेट होती है। अच्छा, हाँ, और जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जाओ फेंको 10 बच्चे और भी हैं, हमें वो भी पालना तो उनमें जो है वो जो भी चीज खा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनमें इरेप्शन जल्दी हो जाती है। अच्छा, तो ये एक टाइम पीरियड है, 5.5 6.5 साल में जो है वो परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं, मोलर्स आते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे के दांत आते हैं, इस तरीके से। बाकी बच्चों में जो इसी तरीके से आगे के दांत आना शुरू हो जाते हैं, फिर मोलर्स आना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो बच्चा बाइट कर सके, बाइट करने खाने सके। इस तरीके से बच्चों को वेरी फर्स्ट डे उसको जो है वो ब्रश की आदत डालनी चाहिए। ठीक। इवन के जो बच्चा फीड कर रहा है, फीड करने के बाद भी उसके जो मसूड़े होते हैं उनको भी क्लीन करना चाहिए। रिंस करना चाहिए बच्चों को जो है वो क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन बहुत लाजमी। ठीक ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा अब। आजकल का जो दौर है, आपको पता ही है, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, कल हमारे एक बहुत बेहतरीन गेस्ट है असफन यार जंजुआ साहब, और उनसे हमारी एंग्शियस जनरेशन एक किताब है जिसने जो है वो रेवोल्यूशन कर दिया है, और बहुत सारे मुल्क में बैन लग रहा है सोशल मीडिया का। हमारे मुल्क में भी किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो टीनेजर्स तो हैं ही हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़े से गिल्ट में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है किसी ना किसी को, किसी इन्फ्लुएंसर को, और वो उससे ऑब्वियसली अच्छी है या उससे अच्छा है उसका लाइफस्टाइल, ठीक है, एटलीस्ट वो दिखा तो ऐसे ही रहा है, अच्छा ही नहीं है वो तो वही जानता है, लेकिन दिखा तो रहा है। तो वही वाली बात है कि वो उसको इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो बोल रहा है कि यार इसके पास तो ये गाड़ी है, इसके पास तो ये घर है, इसके पास तो ऐसे बच्चे हैं, इसके पास तो ये जॉब है या ये बिजनेस है। इसकी वजह से अंदर ही अंदर हम लोग टूटते जाते हैं, और जब हम खुद टूटे हुए होंगे तो हम अपने बच्चों को किस तरह से कॉन्फिडेंट करेंगे। तो इसके बारे में जरा बताएं, हम सोशल मीडिया को किस तरह से थोड़ा सा पॉज कर दें, किस तरह से हम थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। हसन भाई, वही देखें, कंपैरिजन वाला फैक्टर आ गया कि वालिदैन खुद कंपैरिजन में इन्वॉल्व है, तो जाहिर है उनका बच्चा भी इन्वॉल्व होगा। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपने ये शो स्टार्ट किया, इट इज़ अ वेरी गुड शो, और जाहिर है ये मेन स्ट्रीम पे भी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी है। इस तरह सोशल मीडिया को हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, बच्चे को नहीं दिखानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी, और अब तो बहुत सारे उसमें जो है वो फिल्टर भी आ चुके हैं कि अगर आप वो फिल्टर लगा रहे हो तो बच्चा एक स्पेसिफिक शो आपका जो है वो देख सकता है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, वालिदैन की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसी के लिए शो आपने स्टार्ट किया है कि वालिदैन समझे, क्योंकि अगर वालिदैन समझ गए तो बच्चा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ऐसा ही। कंपैरिजन का फैक्टर बहुत अहम है। मैंने एक देखा, एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास ना, तो पता नहीं कोई बात हुई, तो उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी जो है ना वो हैसियत नहीं है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो बड़ा मेरे जहन में बात आई कि यार इसको कैसे पता इतनी सी उम्र में कि मेरी हैसियत नहीं है। तो इसको ये समझाया गया है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो ये वालिदैन की जो बातें हैं बच्चों के सामने, और वालिदैन का खुद कंपेयर करना, यार उसको देखो और उसको देखो, तो ये बच्चे पे बड़ा गहरा असर डालता है। एक बड़ी अहम चीज़ है कि आपने वहीं रहना चाहिए जो आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के मुताबिक है। ये बहुत अहम बात है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार, हम अपने इकोनॉमिकल स्टेटस से ऊपर रहेंगे, हमारे बच्चों की परवरिश, ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है आपने उसी इलाके में रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात कर रहे हैं, अभी बस एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी हाजिर होंगे, फिर यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बैक टू पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, आज हम बात करें ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के बारे में और ओरल हेल्थ के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद शेख सऊद साहब, आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे थे, और ऑब्वियसली अभी बोल रहे थे कि जितनी चादर है उतना ही डर फैलाना चाहिए, तो इसी के बारे में आप जरा कंटिन्यू करें। जी हसन भाई, हमारी बात ये हो रही थी कि इंसान को अपने हैसियत के मुताबिक ही सारे काम सरअंजाम देने चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान को मेहनती नहीं होना चाहिए, इंसान को मेहनत में लगे रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अपना स्टेटस को बेहतर बनाऊं। लेकिन अभी जो उसका मौजूदा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है
उसको उसी इलाके में रहना चाहिए ताकि उसकी और बच्चों की मेंटल हेल्थ बराबर है। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि हम जैसे होते हैं सारे लोग ना, हमारी हैसियत वाले हैं लोग। एक और चीज़, बच्चे को उसी स्कूल में भेजें जो आपका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है। ये भी बहुत अहम चीज़ है। बच्चे की मेंटल हेल्थ वहीं से ख़राब होती है कि वो देख रहा है कि मेरे जो साथी हैं, मेरे सारे स्कूल में सारे क्लास फेलो हैं, वो बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियों में आते हैं और मैं जो है अपने वालिद साहब के साथ बाइक पे आता हूँ। तो वो जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है ना, वो बच्चे के जहन में आएगा। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यार मेरे वालिद ने मेहनत करके मुझे यहाँ भेजा है और मैं मेहनत से पढ़ूँ, वो तो ज़ाहिर है एक आगे की चीज़ है। लेकिन बच्चा ये सोचेगा कि मेरे सारे दोस्त गाड़ियों में आ रहे हैं, मेरे सारे दोस्तों के पास लंच बॉक्स अच्छा वाला है, उसमें लंच ये होता है, मेरे लंच बॉक्स में ये होता है। तो आप जब तक आप उस मकाम पे ना पहुंच जाएं, आप अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक ही जिंदगी गुजारें, वो बेहतर है। स्कूल भी वही हो, इलाका भी वही हो, खाने पे लेके जाए तो वहीं लेके जाए। ये नहीं कि यार आज मैंने मेहनत की है, मुझे जो है वो ईद का बोनस मिल गया है तो मैं अपने बच्चों को पीसी होटल में लेके जाता हूँ। देखिए, आप एक दफा लेके जा सकते हैं, बाकी पूरा साल बच्चा पीसी होटल को सोचता रहेगा। आप तो आ जाएंगे लेकिन बच्चे के जहन से वो पीसी होटल नहीं आएगा, वो उसी को सोचता रहेगा और कंपैरिजन वाला माइंड रहेगा। तो वो वालिद क्यों लेके गया अपने बच्चे को? क्योंकि उसके जहन में भी वो कंपैरिजन वाला फैक्टर है कि यार मैं दूसरों से कम हूं और वो हूं। आपको जो अल्लाह ने मकाम दिया है, उन्हीं में जब आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपको एक खुशी का एहसास भी होगा और बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखिए, अगर शुक्रगुजारी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है कि या अल्लाह जो तूने हमें अता किया है, ये हमारे लिए जो है वो अच्छा है। और अल्लाह ने कहा भी है कि जो शुक्रगुजारी करता है उसको और हासिल होता है। मेहनत का फैक्टर भी होना चाहिए कि बच्चा देखता है कि मेरा वालिद मेहनत कर रहा है, मेरी वालिदा मेहनत कर रही है, तो वो उसमें मेहनत का फैक्टर आता है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। देखिए, आगे बढ़ने का सोचना, ये सोच डालना बच्चे में बहुत अहम है कि बेटा हमें गाड़ी लेनी है, हमें बड़ा घर लेना है। लेकिन ये कंपैरिजन करना कि बेटा उसके पास बड़ा घर है और हमारे पास नहीं है, ये चीज़ें जो है ना, ये बच्चे को ट्रॉमाटाइज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में खाने को अच्छा नहीं है तो दो बातें, या तो आप अपने बच्चे को बोले बेटा हम लोग, हमारी माली हैसियत ऐसी नहीं है और हम ये खा नहीं सकते, या एक बात ये कि आप अपने बच्चे को बोले बेटा ये खाना हेल्दी है, हम जितना ज्यादा खाएंगे हम ओबेसिटी का शिकार होंगे, तो आज से हम थोड़ा सा कम खाएंगे। तो बच्चे में एक सोच आएगी कि हाँ यार हमें कम खाना चाहिए। तो जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है ना, वो आपको लेके जाएगी आगे। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जैसे कि आप देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनर्स हैं, वो उन्होंने एक बिल्कुल जो है वो रूट के रास्ते से जो है वो स्टार्ट किया। तो आप बच्चों को ऐसी कहानी सुनाएं कि बेटा देखो इसने यहां से स्टार्ट किया, ये लोग भी पहले हमारे जैसे थे लेकिन इन्होंने मेहनत की और आज अल्लाह ने इनको मकाम दिया। तो आपने भी मेहनत करनी है, स्कूल जाना है, ये जाना है, ये सोच डालना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये सोच डालना कि हमारी माली हैसियत अच्छी नहीं है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है या बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो ये आपको जो है बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर कर सकती है। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन का जो एलिमेंट है वो तो रहना चाहिए, वो तो रहना चाहिए। बात है। भूख आगे की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, भूख की जब बात हो रही है तो डॉक्टर साहब ये भी बात है कि आजकल का, जिस तरह से मैंने आपको कहा था, बच्चे जो है वो जंक फूड्स बहुत खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पी रहे होते हैं। अच्छा, माएँ जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे लगी रहती हैं या फिर अपने घर का काम कर रही होती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए या तो स्पेशलाइज खाना बना दे या तो उनको फोकस कर सकें, जो सच्ची बात है, जो हमारी है, हकीकत है। इसको हमें सही करना है, इसको हमें सुधारना है, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है। प्रॉब्लम तो है लेकिन सोल्यूशन भी हमें इसका निकालना है। अच्छा, लेकिन जो बच्चे ये कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी वजह से ओरल हेल्थ में कितना डैमेज हो रहा होगा? कैविटीज तो बज़ाहिर है ना, वो तो दिख रहा है कि ठीक है जी, वो उसका ट्रीटमेंट भी कर लेंगे या उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट इंटरनली कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली उसका डैमेज हो रहा होगा। वो कितना डैमेज करे, जरा ये बताएं। अंदर इंटरनेट तो डैमेज हो रहा है, वो तो डोमेन MBBS का है। मैं सिर्फ डेंटल के हवाले से ही बात करूँगा। कैविटी बढ़ती है और कैविटीज के अलावा भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे दांत टूट जाता है, लूज हो जाता है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। उनकी जैसे जैसे डाइट मॉडिफिकेशन, मतलब जैसे बंदा लिक्विड से सॉफ्ट की तरफ फिर हार्ड की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो उसमें उसकी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा जो है वो चॉकलेट सारा दिन खाता रहेगा तो वो खाना नहीं खाएगा, सही है। सारा दिन उसको अगर जो है वो टॉफीज मिलती रहेंगी या उसको जो है वो इधर उधर के जंक फूड जो है, अब घर का अगर खाना बना हुआ होगा तो वो घर का खाना नहीं खाएगा, बाहर का खाना खाएगा। और एक सोच बनी हुई है कि हाँ बाहर का होगा तो अच्छा होगा। कोई बर्थडे है, बाहर से आ रहा है, तो मतलब अब उस बच्चे को जैसे बाहर का खाना आया ना बर्थडे पे, तो उसको रोज वही खाना चाहिए। आप घर के खाने को इतना स्पेशल बना दो कि वो घर के खाने को इतना अहमियत दे जैसे वो बाहर के खाने को अहमियत दे रहा है।
कि बोले कि हाँ मुझे आज ये करना है। तो इस तरीके से बाहर जो मदर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सैंडविचेस ऐसे बनाकर ही। और स्टार्स के अलग अलग टाइप्स के तो वो देती हैं ताकि बच्चा शौक से खाता है। तो जब बच्चा डाइट मॉडिफिकेशन होगी तो उसमें कैरीज भी नहीं होगी, कैरीज नहीं होगी तो दांत टूटेगा भी नहीं, टूटेगा नहीं तो फिर अच्छे खासे जो है वो ओरल हाइजीन जो है वो स्ट्रांग होगी उसकी। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली अभी बात जो हो रही है वो कंजम्पशन की हो रही है, खाने पीने की हो रही है। जिस तरह से मैंने कहा है कि जी। हमारी जो वालिदैन हैं वो जो यंग मदर्स हैं उनके पास या तो वर्किंग वुमेंस भी हैं, चले उनका एक अलग स्टेटस है, अलग सिचुएशन है, बट यही वाली बात होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। सही है। अब अगर वो बच्चे सुन नहीं रहे तो साइकोलॉजी वाइज हम किस तरह से उनको कन्विंस करें, किस तरह से हम उनको कन्वे करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि आप जो है वो अलग अलग तरीके से जो है उनको खाना पेश करें, जिस तरह से वो बाहर खा रहे हैं, जिस तरह से वो अपीलिंग बाहर खा रहे हैं उसी तरह से आप अपीलिंग बना दें या उसी तरह से उसका टेस्ट बना दें। तो ये तो एक सोल्यूशन हो गया, लेकिन कुछ और भी तो सोल्यूशन होंगे ताकि बच्चों को आसानी से कन्विंस करे, ना कि डांट डपट करके। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ मेरे जहन में एक बात आई, मैं चाहूंगा कि वो बात भी ऐड हो कि आजकल दो कंडीशन है बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, अब बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। एक चीज़ कहलाती है ऑटिज्म और दूसरा कहलाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अच्छा, इसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बच्चे जिनको मीठा ज़्यादा खिलाया जाता है तो उनमें हाइपर एक्टिविटी देखा गया कि बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपका बच्चा वही आपकी वाली बात हाइपर एक्टिव है, सुन नहीं रहा, तो मीठे का कंजप्शन जो है वो रोकना होगा। और यहाँ मैं हुकूमत सिंध की भी चाहूंगा कि थोड़ी सी बात हो कि उन्होंने बाकायदा सेंटर बनाया ऑटिज्म और ADHD का, और वो 2-3 इलाकों में है और मेरे सुना ये बहुत अच्छा है काम। 17 स्टेशन है। तो हमारी ऑडियंस ये बात भी जाने कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक की पहचान क्या है कि बच्चा लोगों में घुल मिलता नहीं है, उसका आई कांटेक्ट नहीं होता। तो अगर आप देखें कि आपके बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, ज्यादा लोगों में मिल नहीं रहा, दोस्त नहीं बना रहा, पढ़ाई समझ नहीं आ रही, तो आपको चाहिए कि उन सेंटर पे जाएं ऑटिज्म और ADHD के, ताकि आपकी बच्चे की डायग्नोसिस हो सके। बाज बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, जो ऑटिज्म वाला बच्चा है ये बिल्कुल सही है, और बस थोड़ा सा उसको समझाना होता है और सिखाना होता है, थोड़ी सी जो है वो थेरेपीज होती है और बच्चा सही हो जाता है। तो मीठे का इस्तेमाल बच्चे को करवाना है कम से कम। और अगर आपके बच्चे में थोड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो कोई मसले की बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं, आपने दिखाना है ताकि उसका IQ लेवल मैच हो सके। ये बात बहुत समझने वाली है कि बच्चे के IQ लेवल हर दफ़ा बिल्कुल वो है जो है वो MR नहीं होता कि वो मेंटली जो है वो रिटार्डेड है। बहुत सारे पेरेंट में देखता हूँ बच्चों को स्कूल से हटवा लेते हैं। मैं बोलता हूँ आपके बच्चे स्कूल नहीं जाता, नहीं डॉक्टर साहब इसको समझ नहीं आता था और ये जो है वो बच्चे इसको छेड़ते थे, हालांकि बच्चे की मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही है। तो आपने ये जो इदारे हुकूमत सिंध ने बनाए, मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी, तो आपको चाहिए ड्रॉप सर्विस तक देते हैं, पिकअप और एंड ड्रॉप सर्विस भी है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे जाएं और अपने बच्चे को दिखाएं कि अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, हाइपर एक्टिव है, बाकी बच्चों से ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है। दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं कि घर हमारे बहुत छोटे छोटे हो गए, फ्लैट सिस्टम हो गया, 2 कमरों का फ्लैट, 1 कमरे का फ्लैट। अब बच्चा जाहिर है थोड़ा बहुत तो हाइपर एक्टिव जो है वो हर बच्चा होता है, और बच्चे को चाहिए कि उसकी हाइपर एक्टिविटी हो ताकि उसकी बोन्स में इजाफा हो, उसके जो है वो हार्मोन रिलीज हो। लेकिन वालिदैन क्या सोचते हैं कि यार कहाँ लेके जाएं, और घर में बच्चा भाग रहा है तो बेटा नहीं भागो, ये नहीं करो। तो अगर आप बच्चे को मुस्तकिल रोकेंगे, स्क्रीन दिखाएंगे उसको, तो जाहिर है उसकी हाइपर एक्टिव फिर वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा। तो बच्चे को चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत होगी कि आप अरेंज करें, पार्क में लेके जाएं, वरना आपका जो छोटा घर है उसमें ही बच्चे के साथ खेलने की एक्टिविटी है, उसका पसीना निकलना चाहिए, बॉल खेलें, ये करें वो करें। अब मेरा छोटा बच्चा 1-1.5 साल का, तो वो रात को 2 बजे उठ जाता है बाज़ दफ़ा, और अब उसको वो मतलब इस कंडीशन में कि उसको खेलना है, तो अगर हम उसको सुला दें या स्क्रीन दिखा दें तो क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे असर होगा। सही। तो हम क्या है कि भाग रहे हैं उसके साथ। तो अब क्या होता है कि जब भागते तो मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही ना वो थक सो जाता है, और एक दफा मैंने फॉर्मूला किया उसको स्क्रीन दिखाई तो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए वो स्क्रीन देख रहा है। तो बच्चे की तो देखे ना आप, उसकी जो स्टिमुलेशन है उसको आपने इस्तेमाल करना है, उसकी स्पीड को, उसकी हाइपर एक्टिविटी को, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। वो बच्चे जो कि खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आप देखिए उनकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। और ये रिसर्चेस भी हमें बताती हैं कि उन लोगों को जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, उनको चाहिए कि वो कोई जिम ज्वाइन कर लें, क्योंकि जिम से, एक्सरसाइज से आपकी टेंशन, स्ट्रेस और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर होती है, डाइवर्ट होती है। तो बच्चों को भी और वालिदैन को भी मैं अक्सर अपने जो है वो पेरेंट्स को बताता हूँ कि देखें हफ्ते में 7 दिन है, इतवार छुट्टी का होता है, तो वो छुट्टी का इसलिए है कि आप घर वालों के साथ कहीं बाहर जाएं। ऐसा ही। और बाहर कहाँ जाएं, नेचुरल प्लेस पे जाएं। आपको सुकून जो है ना वो नेचुरल प्लेस से मिलेगा, पार्क में मिलेगा,
समंदर पे मिलेगा, शॉपिंग मॉल में आपको सुकून नहीं मिलेगा, ये आर्टिफिशियल है। अल्लाह की बनाई हुई चीज में आपको सुकून मिलेगा। तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के हफ्ते या 2 हफ्ते में तो लाजमी आप जाएं, और हमारी जो एक बुक है वो कहलाती है DSM, स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, उसके मुताबिक जो 2 हफ्ते तक उदासी मायूसी का शिकार है उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर 2 हफ्ते से पहले हम कहीं बाहर जाएं और घूम के आ जाएं तो मैं समझता हूं कि ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा इलाज है, वालिदैन के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। तो हमें चाहिए, हाँ, 2 हफ्ते तक अगर मुसलसल आप सेम रूटीन में हैं तो ये रिसर्चेस बताते हैं कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। हम देखने नहीं, हम सोचते हैं कि यार इतवार को भी कोई हमें जॉब मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो हम सेम रूटीन में उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। तो अगर 2 हफ्ते तक हमारी ये सेम रूटीन है तो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम आ सकते हैं। तो अगर 2 हफ्ते से पहले हम जो है वो फैमिली के साथ जाएं और घूम के आ जाएं तो वो जो पूरा जो हमारी बैटरी लो हो गई है वो हमारी चार्ज हो जाएगी, बच्चे को मौका मिल जाएगा अगेन अपनी हैसियत के मुताबिक वाले पार्क में जाए। हाँ। ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस के मुताबिक पार्क में जाएं, समंदर पे जाएं, समंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आपका जो स्टेटस है उसके मुताबिक आप जाए। अल्लाह आपको इस मकाम पे दे के आपका स्टेटस आई हो तो फिर आप वहां भी जाए, लेकिन आप मेहनत करते रहे, उस पर आप मेहनत करते रहे। लेकिन अभी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक अपने बच्चों को झूलों में लेके जाएं, पार्कों में लेके जाएं, जंपिंग कासल बने में वहां लेके जाएं, बच्चे की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो, वो थोड़ा सा देखे, सीखे, समझे, लोगों से घुले मिले। मैं देखता हूँ कि बच्चे बिल्कुल माँ के साथ चुपके में, बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा शिकार है, लो है। यही बच्चे जब आगे जाएंगे स्टेज पे तो इनको बोलना नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस, एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। वो बच्चा जो हाईली एक्टिव होगा, लोगों से मिलना जानता होगा, और काम पे कभी वालिद के साथ गया, देख रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, तो वो बच्चे हाईली एक्टिव होते हैं। उसी हिसाब से फिर वो एक्सेल करेगा, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। सही, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर वापस आएंगे। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आपने कहा सोशल इकोनॉमी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, इसका आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स दे दिए ताकि आसानी से बंदा समझ सके। अच्छा, ये तो हो गया ऑब्वियसली, और उसके फौरी बाद किस तरह से उसको केटर करना है। ADHD और ऑटिज्म के बारे में भी आपने बता दिया है, और हमने थोड़ा सा सिद्ध हुकूमत की भी तारीफ कर दी, क्योंकि तारीफ के काबिल है भाई, जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं वो चीज़ अच्छी करें, जो चीज़ बुरी करें उसके लिए हम क्रिटिसाइज करेंगे उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा ये बता दें कि एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने बच्चों को अगर हमने स्ट्रांगली बिल्ड करना है? एक मैसेज दे दें। देखिए, एक छोटा सा मेरा मैसेज है, वो ये कि इस्लाम से करीब होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दीन में हमें सब बता दिया गया है, ऐसे ही तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपने दीन वाली स्टोरी सुनाएं। हज़रत उमर के वाक़यात, हज़रत इमाम हुसैन के, हसन के, कुरान के अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं, जो अल्लाह ने कहा है कि बच्चों को ये नसीहत आपने करनी। एवरीथिंग जो है वो हमारी किताब में मौजूद है, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़कर सुनाएं ताकि बच्चा समझे। ये बात छोड़ दें कि बच्चा बाहर जाके सीखे, आलिम दीन से सीखे, वालिदैन की जिम्मेदारी है। सही, पहला स्कूल जो है वो उसका घर है, उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को चीज़ें सिखाएं। वालिदैन का आपस में बिहेवियर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कुछ आपस में क्लैश है तो वो बच्चे के सामने शो ना हो, थोड़ा सा बर्दाश्त हो। अपनी लाइफ को बच्चे के लिए जिए और बच्चे के लिए कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं कि उसकी लाइफ सारी बर्बाद हो जाए। सोचें, बोलने से पहले, खाने से पहले अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का ख्याल रखें और अपने बच्चे को हरदम मोटिवेशन दें और अल्लाह से उसके लिए दुआ करते रहें। ये मेरा जो है वो आज का मैसेज है। नहीं कि दुनिया और दीन को साथ लेके चलें ऑब्वियसली, और अगर कुरान और सुन्नत के हिसाब से हम चलेंगे वो तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। डॉक्टर साहब, आप बताएं कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे पाकिस्तान की पूरी आवाम को कि हम किस तरह से अपने बच्चों को केटर करें, क्योंकि लाजमी सी बात है आइंदा आने वाली जो जनरेशन है उसको हम ही तरीके से लीडर बन के उनको सही रास्ता दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें खुद रास्ता नहीं दिख रहा, तो हम आगे क्या रास्ते दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। डेंटल अवेयरनेस माय टॉपिक इज, तो डेंटल अवेयरनेस पे जो लोग हैं उनको जो है वो सफाई का मैसेज देता हूँ, और दांतों को साफ़ रखें, अपने आसपास जो है वो सफाई रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें, जो रेगुलर चेकअप है वो करवाते रहें, और बच्चों को जो है वो मीठे से दूर रखें। मीठा ओवरऑल जो है ना वो सारा ख़राब है, तो ओवरऑल जो है मीठे से दूर रखें,
और बच्चों को जो नेचर के करीब लेकर आए, जैसे फ्रूट्स हो गए और जो नेचुरल फ्रूट्स हो गए वो उस तरफ लेकर आ जाए बच्चों को। जंक फूड से जो है वो बच्चों को अभी से दूर रखें। बड़ा होगा तो वो अपनी मर्जी का मालिक होगा, मगर अभी जो पेरेंट्स जो बच्चे को जो बताते हैं ना, वो बच्चा अपने माइंड में जो है वो यूं समझे कि लिख लेता है। ऐसा ही है। जो पेरेंट्स ने बताया ना, आसपास में जो बताया, अगर वो पेरेंट्स ने उसको करेक्ट कर दिया वो वहीं क्रॉस मार देगा। जो पेरेंट्स ने बताया ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स उसको जो बताएंगे, जो उसको लाइफस्टाइल देंगे, वो उधर ही लाइफस्टाइल लेकर जाएगा। ऐसा ही है। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आपकी सिर्फ सोच होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप नहीं कर सकते। मतलब एक इंसान है जो पूरे मुल्क पे जो है वो कर रहा है, हुकूमत कर रहा है या कुछ भी कर, इंसान है ना, आप भी इंसान हो। अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जहाज इंसान ने बनाया, आप भी इंसान हो, आप कोई और मखलूक नहीं हो, तो वो बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपनी डाइट को आसपास सफाई रखो और जो है वो रेगुलर जैसे चेकअप्स होते हैं वो आप करवाओ। और जो मीट है, नेचर के करीब करीब जितना आप रहोगे उतना आप सेहतमंद रहोगे और उतना आप जो है वो अट्रैक्टिव रहोगे, उतना आप जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे। सही, ठीक है। वही मतलब नेचर की तरफ आप ज़्यादा कोशिश करें और फिर लाजमी सी बात है आप जो है वो एक इंसान है, जिस तरह से आपने कहा है किसी ने जहाज बनाया है, आप भी बना सकते हो। आपके पास कोई स्पेशल दूसरा टैलेंट होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं होंगे। हर किसी के पास किसी ना किसी तरीके से टैलेंट तो होता है। और एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन तो आप जाहिर सी बात है वो बेसिक है। एजुकेशन तो उसको बताती है कि मतलब करना क्या है, ठीक ठीक ठीक, किस तरफ जाना है आपने। सही सही। तो बच्चों के अंदर बचपन से पता चल जाता है कि उसको किस तरफ जाना है। उनके अंदर खुद ही जो है वो, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं ना बच्चों को जैसा मोल्ड करना चाहें वैसा मोल्ड हो जाते हैं बच्चे। उनको मोबाइल पे लगाओगे, मोबाइल आपने लेकर आया, बच्चा थोड़ी गया मोबाइल मार्केट जाकर मोबाइल लेकर आया, ऐसा ही है। उसको थोड़ी पता है कि क्या चीज़ है। तो वो जो आप बच्चों को दिखाओगे सिखाओगे वो करेगा। ठीक ठीक। नाजरीन, यही आज का हमारा एपिसोड। बिल्कुल सही बात है, दोनों ने जिस तरह से बोला है, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बोला है कि इस्लामिकली अगर हम थोड़ा सा करीब होने शुरू हो जाए, कुरान और हदीस और उनकी किताबों को पढ़ने शुरू हो जाएं, और हमारे जो असल सुपर हीरोज़ हैं अगर हम उन पे जो है वो देखने शुरू हो जाएं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अचानक से एक सवाल आया है कि वीपिंग जो है वो बहुत आम हो गई है। हाँ, वीपिंग। तो इस पे जो है वो एक मैं कहीं ना कहीं से टिल्ट कर देता हूँ गाड़ी घुमा देता हूँ वीपिंग के बारे में। तो जरा वीपिंग के बारे में बताएं कि आजकल जो वीपिंग है इसकी वजह से ऑब्वियसली बंदा वेप तक पहुंचा इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है, बंदा वो डिप्रेस्ड है, तो उसको किस तरह से यू टर्न कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें, एक तो स्ट्रेस है और दूसरा ये कि वो हमने कंपैरिजन की बात की जी जी, कि वो जिस इदारे में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे सब उसके दोस्त पीते हैं, वेप करते हैं, तो वो भी जो है वो वेप करता है। अब तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स जी जी खुलने लगी हैं जी जी जी, और बड़ा लोगों का रुझान हो रहा है। उस दिन मैं एक जगह पे था, मैं उस इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, तो मैं गाड़ी में फैमिली के साथ बैठा था, तो मैंने देखा दो छोटे बच्चे ना 18 साल के और एक जो है वो 16 साल की थी, अपनी गाड़ी से उतरे और शॉप में गए और 2-3 वेप लेके आए। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन सा कल्चर और जो माशा आ रहा है। एक तो हम ये नौजवान समझ ही नहीं रहे कि यार ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप अगर किसी वेब वाले बंदे को बोल दो ना कि यार ये वेब अच्छी चीज नहीं है, तो वो बड़ा जो है वो एग्रेशन में आ जाता है कि नहीं यार ये तो बड़ा सेफ है, ये तो इसमें तो क्या कोई बात बात कर रहे नहीं। हाँ, तो ये इट इज नॉट द गुड थिंग। ये कूल नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये कूल भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है। हाँ, हाँ। तो आप बिल्कुल वेपिंग का शिकार ना हो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ना ही इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, ना ही आप अच्छे लगते हैं इससे। और देखें, कोई ऐसा काम जिसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं है वो काम अच्छा हो। ऐसा ही बिल्कुल। आप ये ना सोचे कि यार मेरे सारे दोस्त वेप करते हैं तो मेरे लिए भी वेप करना इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी वेपिंग नहीं होगी तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे। तो वेप, सिगरेट, ये सब एक जैसा है, ये सारे एडिक्शंस हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब कर सकते हैं। आपके ब्रेन से डोपामाइन का रिलीज का इम्बैलेंस हो सकता है। और वो लोग मेरी बात पे एग्री होंगे जो कि सिगरेट स्मोकर हैं, वेपिंग के शिकार हैं, उनमें स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन का फैक्टर ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत उनके कि जो इसका शिकार भी तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका जो है वो चाय का इस्तेमाल नहीं है। तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं बहुत ज्यादा पीता हूँ चाय, तो जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर भी थोड़ी एंजाइटी है, जो चाय नहीं पीता उसमें तो और कम एंजाइटी है। तो कोई भी एडिक्शन का अगर आप शिकार है तो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। सही। तो वेपिंग इज नॉट अ गुड थिंग, पेरेंट्स के लिए भी ना, पेरेंट्स को चाहिए। एक मेरे पास आया बच्चा 18 साल का,
तो डॉक्टर साहब बस अभी जी, end हमारा हो रहा है। इख्तिताम होने वाला है। अब इसी बात पे एक और भी बात आती है कि नाजरीन ये भी बात तय है और ये भी बात जरा सोचिएगा कि लोग जो है ना सिगरेट और वेप से जो है वो अपने इफ्तार को ब्रेक कर रहे होते, अपनी जो इफ्तारी है वो माशाल्लाह से उनको जो है वो पानी नजर नहीं आ रहा होता, उनको खाना नजर नहीं आ रहा होता, खजूर नजर नहीं आ रहा होता, उनको वेप नजर आ रहा होता है। तो ऐसे लोगों से भी गुरेज करें, इनसे थोड़ा सा दूर रहा करें, वरना ये बहुत कंटेजियस लोग होते हैं डॉक्टर साहब, बहुत कंटेजियस लोग होते हैं। अगर इनसे करीब आ जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। इनके दांत भी खराब है और इनके दांत सफेद होते हैं लाइट के आगे, आपने देखा भी होगा माशाल्लाह से ऐसे लोगों का ना। हाँ तो हाँ अलग से दिख रहे होते अलग से दिख रहे होते हैं माशाल्लाह से। चलिए इसी के साथ कल हाजिर होंगे इसी चैनल पे 2 बजे। हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।